गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक तो क्या यूनिट ही खत्म हो गई थी, यूनिट फर्स्ट खत्म हो गई थी और आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक्स यूनिट सेकंड के भी देख लिए हैं, जैसे आपके वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का फिजिकल मीनिंग है, ऑपरेटर है, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में ये देख लिए हैं, तो यूनिट सेकंड में मैं इनकी बात नहीं करूँगा, आप वहाँ से यूनिट फर्स्ट से इसको देख लेना। ओके, यूनिट सेकंड में जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव तरंग समीकरण। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये क्या चीज है? ठीक है, इसकी जरूरत हमको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में क्यों पड़ी और किसने दिया ये इसको? तो देखो, जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल की डायनेमिक्स का मतलब गतिकी, ठीक ना, अर्थात जैसे इस पार्टिकल की वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, पोजीशन, इन सब चीजों को बताने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इक्वेशन दी जाती है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। एम ए वेक्टर, एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर, वेयर जहां एफ बल होता है, एम पार्टिकल का मास होता है और ए जो है यहाँ पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की डायनेमिक्स को बताने के लिए हमको एक इक्वेशन की जरूरत होती है। उस इक्वेशन को श्रोडिंगर, वैज्ञानिक श्रोडिंगर थे, इन श्रोडिंगर ने दी थी, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है ना, इस इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये किस तरीके की इक्वेशन है, इसका स्वरूप कैसा है, ठीक है, इसका हल कैसे होते हैं। तो पहले तो बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो श्रोडिंगर समीकरण है उसकी जरूरत क्यों है। तो श्रोडिंगर समीकरण जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की डायनेमिक्स को समझाने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमको एक इक्वेशन मालूम होती है, F इक्वल टू एम ए, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है ना, गति की समीकरण। उसी तरीके से हमको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक इक्वेशन की जरूरत होती है किसी भी पार्टिकल की डायनेमिक्स को समझाने के लिए, उस समीकरण को बोलते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण कौन सी है, ठीक है ना, कैसा स्वरूप होता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं ऊपर से दे रहा हूं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें एज ए नोट्स आप कुछ लिखना चाहो तो लिख लो कि जो वैज्ञानिक श्रोडिंगर है या श्रोडिंगर ने गतिशील कण, देखो गतिशील कण यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग हम एक वेव की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये वेव जो होती है वो गतिशील पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग ही होती है। ठीक है ना, और जब पार्टिकल रेस्ट अवस्था में होती है तब ये वेव नहीं होती है,
उस वक्त इस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी होने का मतलब वेव इस तरीके से होगी। तो जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वेव का अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे गतिशील कण की बात करते हैं। तो श्रोडिंगर ने गतिशील कण के सहचारी गतिशील कण के सहचारी और इस तरह को भी आप जानते हैं, इसको क्या इस तरह को कौन सी तरंग बोलते हैं? मैटर वेव, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्य तरंग। सहचारी द्रव्य तरंग जिसको हम साई एक्स वाई जेड और टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सहचारी द्रव्य तरंग साई एक्स वाई जेड टी के लिए एक समीकरण बताई या प्रस्तुत की, ठीक ना, समीकरण प्रस्तुत की जिसे श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहते हैं, या जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। ये लिख लो, तरंग समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मोटी एक डेफिनेशन थी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होते हैं। तो जो श्रोडिंगर थे उन्होंने गतिशील पार्टिकल का जो हमारा वेव फंक्शन होता है साई, उस साई के लिए एक इक्वेशन दी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम जब सोल्व करेंगे तो उसका हल मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ये साई वेव फंक्शन होगा, साई एक्स वाई टी, जो कि हमको उस पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएगा। ओके, तो देखिए ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण होती है यहाँ पे, इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण में दो विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लो, इस समीकरण में निम्न दो विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हम समीकरण हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, ठीक ना, वो कैसी समीकरण होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मोटे तौर पर हम ये जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से लेके डी ब्रोगली ने एक जो गतिशील पार्टिकल है उनके करस्पॉन्डिंग वेव नेचर माना, सहचारी उनको वेव मानी, ठीक ना। और इस वेव को हमने साई से रिप्रेजेंट किया, सिर्फ इतना सा जानते हैं। अब ये साई कहाँ से आता है, ठीक है ना, उसके लिए हम एक अवकलन समीकरण मान रहे हैं यहाँ पे, अवकल समीकरण, ठीक है ना, वो ये है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। इस अवकल समीकरण की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये जो अवकल समीकरण है इसकी मतलब मिनिमम दो ये विशेषताएं होनी चाहिए। ये विशेषताएं ये अवकल समीकरण रखती है तो वो ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाएगी। अदरवाइज दूसरी तरंग समीकरण देखें जो इन विशेषताओं को, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली कि यह रैखिक, ठीक है ना, यह रैखिक या रेखीय यह रेखीय होनी चाहिए, ठीक है ना, यह रेखीय होनी चाहिए। रेखीय होने का मतलब क्या है कि इसके जो हल है ये रेखीय होंगी तो इसके जो हल आएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो चलो, ताकि ये रेखीय होनी चाहिए ताकि इसके हलों का अध्यारोपण
जो इसके हल है, इसके हलों का अध्यारोपण हो सके। ठीक है, इसके हलों का अध्यारोपण हो सके। अध्यारोपण करने की जरूरत कहाँ पड़ी? क्योंकि देखो यहाँ पे हम ऑलरेडी जब वेव फंक्शन की बात कर रहे थे कि उस पार्टिकल के सहचारी द्रव्य तरंग की बात कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि जो द्रव्य तरंग है वो सिंगल वेव ना होके, ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब मैं बता रहा था कि जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी तो डी ब्रोगली ने बताया कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल के संगत वेव, पार्टिकल का सहचारी एक वेव होती है, तो वो जो वेव होती है वो पहले हमने सिंगल वेव मानी थी, लेकिन सिंगल वेव की वेलोसिटी इतनी अधिक हो जाती है, सिंगल वेव की वेलोसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि ये पार्टिकल को छोड़ के आगे निकल जाती है। तो फिर दूसरा नया कंसेप्ट दिया, नई परिकल्पना है कि भाई सिंगल वेव ना मान के यहाँ पे वेव पैकेट मान लिया जाए। ठीक है ना, ये वेव पैकेट मान लिया जाए। तो अब वे जो ये वेव पैकेट है ये सिंगल वेव का नहीं, ये बहुत सारी वेव का इधर लिख रहा हूं। ये जो वेव पैकेट है ये बहुत सारी तरीके की वेव से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब ये बहुत सारी वेव है, ठीक है ना, इन सब का अध्यारोपण होगा तब ये वेव बनेगा। इसलिए ये तभी हो सकता है, इन सभी का अध्यारोपण तभी हो सकता है जब ये जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये रैखिक हो। ठीक है ना, ये रैखिक हो तभी इन सब का अध्यारोपण होकर हमको ये वेव पैकेट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये लिख लो आप, यह रैखिक होना चाहिए ताकि इसके हलों का अध्यारोपण हो सके। तो अध्यारोपण होगा तो हमको क्या मिलेगा, जिससे देखो यहाँ से ये जब अध्यारोपण होगा तो हम यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तो जो व्यतिकरण, जिससे व्यतिकरण विवर्तन प्रभाव को, व्यतिकरण विवर्तन प्रभाव को समझा सके। ठीक है ना, प्रभाव को समझा सके। ठीक है, तथा जो तरंग पैकेट है, तरंग संघ है, तरंग पैकेट की स्थापना या तरंग पैकेट का निर्माण कर सके, ठीक है ना। तो पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए इस समीकरण के अंदर। और जो दूसरी विशेषता है, जो दूसरी विशेषता है फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गई आपकी और ये सेकंड। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि यह रेखीय होना चाहिए। ठीक है, और ये इतना दिमाग में रहेगा तो ये पता चल जाएगा रेखीय क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो ये अवकल समीकरण होगी, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, ये अवकल समीकरण होगी, इसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो वो आपस में वो हल अध्यारोपित होकर एक दूसरे के ऊपर तरंग पैकेट का निर्माण कर सके, और जो व्यतिकरण और विवर्तन जो होता है, ठीक ना, उनको हम समझा सके। एंड जो सेकंड है, सेकंड ये है कि इस समीकरण में ये जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, इस समीकरण में जो मूल नियतांक है, मूल नियतांक या गुणांक, ठीक ना, इस समीकरण के जो गुणांक है वो ये गुणांक सिर्फ मूल नियतांक होने चाहिए। मूल नियतांक का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ h का, ठीक है ना, ये प्लांक कांस्टेंट है, m द्रव्यमान है, ये पार्टिकल का द्रव्यमान है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना, और जैसे कि ये आवेश,
ये आवेश है, ओके। क्यों आवेश, ये मूल नियतांक ये ही होने चाहिए इस समीकरण में मूल नियतांक h कट एम क्यू होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें ये देख लो क्या नहीं होना चाहिए, इसमें जो ये संवेग है, पार्टिकल का संवेग है p, ठीक है ना, ऊर्जा E आदि नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ ये मूल नियतांक h कट m q यही होने चाहिए, जो आपके संवेग p, ऊर्जा E, ठीक ना। और यदि ये लिखना चाहो तो आपकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, ठीक है ना, ओमेगा जो संचरण नियतांक होता है, ठीक है ना, संचरण नियतांक के, तो ये नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये सारे नहीं होने चाहिए इस इक्वेशन के अंदर। यदि इन दो विशेषताओं का ये समीकरण पालन करती है तो वो समीकरण होंगे आपके श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे पास कोई समीकरण नहीं है, हम मान ही रहे हैं, ठीक ना, कि इस चीज से यदि हमारे पास इक्वेशन हो तो उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की डायनेमिक्स को बताने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये अभी कल्पना ही चल रही है, ओके। तो अब ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी जो इन दोनों विशेषताओं को फॉलो करे, संतुष्ट करे, तो इसके लिए भी हम एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट एक इक्वेशन लिखने वाला हूँ जो कि इसको सेटिस्फाई करती है। वैसे जब प्रारंभ में जब ये चल रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट चल रहा था, तब पता नहीं था कि ये एक ही जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन ले लेके देखी गई, ठीक ना। यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन ले लेके देखी गई और फिर लास्ट में एक इक्वेशन निकल के आई जो इन गुणों को सेटिस्फाई कर रही थी, ओके। तो मैं उसी इक्वेशन को लेऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लो, माना उपरोक्त गुणों को संतुष्ट करने वाली समीकरण निम्न है, ठीक है ना। ये जो अभी दो प्रॉपर्टीज बताई, दो विशेषताएं बताई, इनको जो संतुष्ट करने वाली जो समीकरण है वो निम्न है। ये भी हम क्या कर रहे हैं, कल्पना ही कर रहे हैं, मान ही रहे हैं, ठीक ना। तो वो देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये 1D के अंदर लिखी है, और 1D के अंदर इसलिए लिखी है ताकि जो हम कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कल्पना की जा रही है, ठीक है, इमेज की जा रही है, सपोज की जा रही है। तो 3D में यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे लेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ 1D में बात कर रहे हैं, 1D की इक्वेशन ली है यहाँ पे। तो डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू ये कोई गुणांक है इनका, ठीक है ना, मूल कोई कांस्टेंट है, तो गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये तो मैंने डायरेक्ट मान लिए, वैसे पहले बहुत सारी इक्वेशन लेके देखी गई, जैसे डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। लेकिन इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करने पर आप पाओगे कि ये जो गामा है, ठीक है, ये जो गामा है यहाँ पे, ये ई या पी का ई या पी के ऊपर निर्भर करता है, मतलब ऊर्जा और संवेग के ऊपर निर्भर करता है। और हमने ये जो सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है उसमें क्या लिखा है कि इसमें पी ई
ओमेगा और के ये नहीं आने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक ना, हमने ये लिखा है। तो ये जब इक्वेशन हम मानते हैं फर्स्ट में, तो इसमें ये ई और पी के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ से इसको हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार ये व्यवहार नहीं कर रही है इक्वेशन। तो हम अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं कि डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू गामा टेन इंटू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इसको लेके देखते हैं कि ये इन दोनों जो हमें अभी दोनों जो कंडीशन थी इनको सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए जो साई है ये मान लेते हैं कि साई इसका एक हल होगा, ठीक है ना, साई इसका एक हल होगा। ये भी हम अब मान ही रहे हैं, ये है नहीं, हम मान ही रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि देखो जो भी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विकिरण है, तो विकिरण जो होती है इस प्रकार के हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इनको इनकी वेव को हम कैसे लिखते हैं? E इक्वल टू ई नॉट साइन एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। या तो साइन से लिखते हैं या कोस से लिखते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल टर्म से लिखते हैं, ठीक ना, कि एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो यहाँ पे हम ये जो साई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साई का कोई फिजिकल मीनिंग तो है नहीं, जिस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फिजिकल मीनिंग है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। और जैसे साउंड वेव है, वाटर वेव है, उनमें प्रेशर चेंज होता है, तो वहाँ पे इनका फिजिकल मीनिंग होता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिजिकल मीनिंग, और वहाँ पे प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में इस साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। अभी तक इस साई का कोई ऐसा पता नहीं चला है कि इसका कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो रही है टाइम और दूरी के साथ, ठीक है। इसलिए इसको यही कल्पना करके माना गया कि इसका हम एक सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक ना। और वो भी एक थोड़ा और इजी हो जाए इसके लिए एक फ्री पार्टिकल मान लेते हैं, स्वतंत्र कण, ठीक है ना, कि ये जो साई है स्वतंत्र कण की जो तरंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये मान लो, माना एक स्वतंत्र कण। स्वतंत्र कण का मतलब क्या होता है कि इसकी जो कुल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना, समझ में आया। स्वतंत्र कण जो है वो इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, वेर जो p है वो इस कण का संवेग है, m द्रव्यमान है और e कुल एनर्जी है। क्योंकि स्वतंत्र है उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वही होती है जहाँ पे किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा हो। यदि फोर्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि जो फोर्स होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में ऋणात्मक, पोटेंशियल एनर्जी के ऋणात्मक ग्रेडियंट के रूप में इसको लिखते हैं हम, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, ये ठीक है, ओके। तो E इक्वल टू पी स्क्वायर, ये स्वतंत्र कण के लिए माना, एक स्वतंत्र कण के लिए इसको हटा, स्वतंत्र कण के लिए उपरोक्त इसको इक्वेशन दे देता हूं 1, ठीक है। उपरोक्त समीकरण या उपरोक्त समीकरण 1 का हल निम्न है, ठीक है ना। इसका हम एक हल मान रहे हैं साइन एक्स टी, ठीक है ना। 1D की बात कर रहे हैं, 1D की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने अब साइन एक्स टी लिख दिया। और जब स्टार्ट किए थे वहाँ पे साइन एक्स वाई जेड टी था, ठीक है ना, वो सबके लिए था, 3D के लिए। तो उपरोक्त समीकरण एक का हल निम्न है साइन एक्स टी। तो इसको या प्रोपोर्शनल टू लिख दो और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप जो सॉल्यूशन है
ये x माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसका एक ये सॉल्यूशन, ये यहाँ पे प्लस माइनस आप दोनों में कुछ भी ले सकते हो, ये प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। प्लस भी लोगे तो भी एक सॉल्यूशन मान लेंगे, माइनस लोगे तो भी एक सॉल्यूशन मान लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, जो पार्टिकल है पॉजिटिव डायरेक्शन में गति कर रहा है ना, उसी को रिप्रेजेंट करती है। ये कोई पार्टिकल है जो धनात्मक दिशा के अंदर गति कर रहा है, ओके। तो ये भी हमने माना है, ओके। तो अभी तक हम कल्पना ही किए जा रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज की। क्वांटम मैकेनिक्स कल्पनाओं से ही आई है, वैसे अनुमान नहीं किया है इसमें कोई भी, ओके। तो ये मान लिया। तो अब देखो यहाँ से इसको समीकरण 2 दे दो तो अब ये समीकरण 2 को 1 में पुट करने पर, तो समीकरण 2 से 2 व समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो गामा है वो किसका फंक्शन है, ठीक है ना, मतलब ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसके लिए हम फर्स्ट डेल साई अपॉन डेल टी निकालते हैं, ठीक है। साई ये माना है हमने, ये माना है, आप ऐसे देख रहे होंगे कि कहाँ से लेके आए हैं, कहाँ से वो बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जिस तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टिकल के सापेक्ष भी वेव मानी है, तो उस वेव को हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि उसका एक सॉल्यूशन इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि एक फ्री पार्टिकल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री पार्टिकल की वेव को। तो डेल साई अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो टी के सापेक्ष अब ये अवकलन हो रहा है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये ई टू द पावर, ये मतलब इसको ax मान लो या a माइनस bx मान लो, इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा bx, ठीक है ना। और साथ में ये जो b है x के गुणांक का, ये बाहर निकल के आ जाएगा, है ना, विथ माइनस साइन, ये होता है ना। तो ये ex की प्लस माइनस, ठीक है, तो एक साइन ले लो आप, प्लस ले लो, तो प्लस आई ए एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और अब इस क्वांटिटी का करोगे तो ये तो जीरो हो गया और सिर्फ ये वाली बची, तो ये माइनस और ये आएगा, ठीक है ना। इसके साथ ये क्या आ गया, ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ माइनस आइटा ओमेगा, और इस पूरी इक्वेशन को ये साई है, ठीक है, तो साई एक्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ओके। हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म थी डेल 2 साई को डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको करना है। तो यहाँ पे जो साई है ये दे रखा है, ओके। तो साई का 2 बार अवकलन करना है, यहाँ पे 2 बार अवकलन करोगे तो क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है तो ये एक टर्म, तो ये तो कितनी भी बार कर लो, ये तो हमेशा ये ऐसा का ऐसा आता रहेगा, ठीक है ना। e टू द पावर x का अवकलन भी e टू द पावर x होता है, और समाकलन भी e टू द पावर x होता है, ओके। तो ये डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर, अब इसका 2 बार आपको अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष करोगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा i के, ये x का गुणांक क्या है i के, ये बाहर आ गया, एक बार किया तो बाहर आ गया, दोबारा करोगे तो यही चीज वापस बाहर आएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और के स्क्वायर तो माइनस के स्क्वायर, ओके। और इसको आप लिख रहे हो साई एक्स, ठीक है। तो ये डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, ओके। तो लिख लो यहाँ पे पॉइंट लगा के कि उपरोक्त मान समीकरण, ये कौन सी समीकरण थी, 1 समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक ना। ये जो वैल्यूज है ये समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 ये थी ना, डेल टी गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स, ये समीकरण 1 थी। तो इसमें पुट करोगे तो डेल साई अपॉन डेल टी, डेल साई अपॉन डेल टी की वैल्यू ये क्या है, माइनस आइटा ओमेगा साई, ओके, इसको साई लिख रहे हैं। और ये गामा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये है माइनस के स्क्वायर और साई, ओके। तो यहाँ से ये अब हटा दें इसको, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल, साई से साई कैंसिल हो गए, ओके। और यहाँ पे बचा क्या, गामा इक्वल टू, ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, और तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे बचा गामा ये आइटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, ठीक है ना, ये वैल्यू बची। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिए आप, क्योंकि अभी तो ये डिपेंड कर रहा है ओमेगा और के पे, जबकि हमको चाहिए कि इनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, वो क्या है कि इसको हम ऊपर नीचे एच के ओमेगा से, सॉरी ये ओमेगा है के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर है तो यहाँ पे एच का टी स्क्वायर ऊपर नीचे एच का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पार्टिकल की एनर्जी है, और इसको हम एच कट ओमेगा से लिखते हैं, और जो मोमेंटम है इसको एच कट के से लिखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे एच कट, ये एच कट ओमेगा डबल है, स्क्वायर है, तो एक एच कट तो रह जाएगा, और ये एक एच कट आई एच कट ई, और एच कट स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या हो गया पी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फिर से ई अपॉन पी स्क्वायर, फिर भी ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हमने अभी भी माना है, जो ये हल माना था साई वाला, ये जो हल माना था वो फ्री पार्टिकल के लिए माना था, और फ्री पार्टिकल के लिए हमने ई इक्वल टू क्या लिखा था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या होता है, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, स्वतंत्र कण के लिए तो गामा इक्वल टू आई एच कट अपॉन पी स्क्वायर, और ये ई की जो वैल्यू है ये वाली यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे जो गामा की वैल्यू आई एच कट अपॉन 2m, ठीक है। तो देखो गामा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई एच कट अपॉन 2m। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको इक्वेशन 3 दे दो, ठीक है ना, तीसरी इक्वेशन ये ना देखना, ओके। तो गामा इक्वल टू आई एच कट अपॉन 2m। तो देखो यहाँ पे जो गामा है, हम ये जो सेकंड हमारी जो विशेषता थी वो ये तो थी कि जो गुणांक है या जो नियतांक है वो सिर्फ एच कट और 2m होने चाहिए, नियतांक एच कट मतलब सिर्फ एच कट एम या क्यू होने चाहिए, ठीक है ना, या जो गामा है वो एच और एम के ऊपर निर्भर करना चाहिए, ठीक है ना, इसमें पी और ई का कोई क्रम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हटा दो, तो देखो हटा दो, ये भी उतार देना इधर, साथ उसी के साथ उतार देना, ओके। तो यहाँ पे आप हम लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 उपरोक्त दोनों विशेषताओं
ये जो समीकरण है उपरोक्त दोनों विशेषताओं को संतुष्ट करता है, ठीक ना। उपरोक्त दोनों विशेषताओं को संतुष्ट करता है तथा जो समीकरण 2 था ना, समीकरण तथा गामा, ये लिख लो आप समीकरण 2 के पहले कि जो ये गामा है गुणांक, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लिख देता हूँ। गुणांक गामा में गामा एच कट व एम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जो गुणांक गामा है वो सिर्फ एच कट व एम पर निर्भर करता है। जिससे अब लिख लो आपको समीकरण 2, जो समीकरण 2 है वो इस समीकरण, जो अवकल समीकरण है, ये लिख लो आप, और भी ज्यादा ठीक रहेगा। अवकल समीकरण 1 का हल होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हल अपने माना था। अब क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया कि जो गामा है वो सिर्फ एच और एम पर निर्भर करता है, इसलिए जो समीकरण 2 था, जो ये वाला, ठीक ना, ये वाला, ये इस इक्वेशन का हल होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये हल, इसका ही हल है, तो इस समीकरण को हम समीकरण 1 उपरोक्त दोनों विशेषताओं को संतुष्ट करता है, गुणा गामा एच व एम पर निर्भर करता है, जिससे समीकरण 2 अवकल समीकरण 1 का हल होगा। ओके, अतः समीकरण 1 को, ठीक है ना, निम्न रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। समीकरण जो 1 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल साई अपॉन एल टी। यहाँ पे जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है ना, गामा इक्वल टू ये आया था ना एच कट अपॉन 2m, है ना। तो गामा की वैल्यू ये पुट कर दें यहाँ पे, गामा इक्वल टू आई एच कट अपॉन 2m, ओके। और साथ में डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके। इसको थोड़ा सा हम और सोल्व कर सकते हैं, इसको दोनों तरफ आइटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है इसको दोनों तरफ आइटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दो, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू, ठीक है ना, इधर मैंने आइटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इधर भी होगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर देखो आइटा स्क्वायर हो जाएगा, आइटा स्क्वायर होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और ये एच कट का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आइटा एच कट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण है समीकरण 4। समीकरण 4 एक द्विमीय, समीकरण 4 एक द्विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। जो ये समीकरण 4 है, ये एक द्विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये पता चल गया। यहाँ पे आइटा एच कट से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए किया
कि देखो हम ये जब संकारक ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो हमने ऑलरेडी ये हमारा देखा हुआ है कि जो एनर्जी का संकारक होता है वो क्या होता है, आई एच कट डेल अपॉन डेल टी। तो ये देखो यहाँ पे जो ये संकारक बनेगा ये एनर्जी का संकारक बन जाएगा, ठीक है। और जो मोमेंटम का जो संकारक होता है वो क्या होता है, माइनस आईटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। ये 1D के लिए ये होता है माइनस आईटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, है ना। तो ये यहाँ पे जो ये बन रहा है ये डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये पूरा मिला के ये पी स्क्वायर का ये बन रहा है, ठीक है ना। पी स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पे जो आयटा है यहाँ पे देख लो आप, ये पी स्क्वायर करोगे, पी स्क्वायर करोगे तो ये आयटा आयटा मिलके क्या हो जाएगा, आयटा का स्क्वायर माइनस होगा, है ना। तो ये माइनस और ये जो माइनस है माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस तो आएगा, है ना। और ये एच का स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टर्म ये पूरी की पूरी ये कंप्लीट टर्म ये आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पे आयटा एच कट से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो ये था एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। अब यदि आपको त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पूछे, ठीक है ना, वहां पे तो आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर समीकरण लिख देते हैं, तरंग समीकरण, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो समीकरण 4 है, समीकरण 4 को निम्न रूप में लिखने पर, ठीक ना, होता। तो इसको ये तो है, ये पार्ट तो है बाया पद तो ऐसा कि ऐसा रह जाएगा, ठीक है। और ये जो है माइनस स्क्वायर अपॉन 2m ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पे तो 1D के लिए था x में, अब 3D के लिए ये जो टर्म है ये y और z टर्म और जुड़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये ज़्यादा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना बता सकते हो इसमें, ओके। तो यहाँ से आई एच कट डेल साइक्लोन डेल टी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख दो आप 2m, ठीक है, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस साइड को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसको हटा दो यहाँ से। इस कंप्लीट को हम इस संकारक से लिखते हैं, याद हो तो कहीं देखा हो, है, हाँ देखा होगा, और सेकेंड ईयर में भी इसका खूब पाला पड़ा है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स थी उससे, ठीक है। इसको लाप्लासियन संकारक बोलते हैं, ओके। ये ऐसा आई एच कट डेल साई अपॉन डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई, ये हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है, 5। तो जो समीकरण 5 है, समीकरण 5 त्रिविमीय, समीकरण 5 त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, ठीक है। त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, ये लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ
जहाँ जो डेल है उसको ऊपर कर देना। जहाँ जो ये डेल है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको लाप्लासियन संकारक, ठीक ना, लाप्लासियन संकारक कहते हैं। ओके, तो ये था फ्री पार्टिकल के लिए। ओके, जो समीकरण 4 आई थी जिसको हम एक वीक में श्रोडिंगर तरंग समीकरण बोल रहे थे वो, और ये फ्री पार्टिकल के लिए है, फ्री पार्टिकल E = p²/2m के लिए, ठीक है ना। अभी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इस इक्वेशन के अंदर जो श्रोडिंगर की ये तरंग समीकरण है इसमें बलों का समावेश नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ तक कुछ और पूछना है? अभी पूछ लो, चलता रहेगा। ओके, अब देखो इसका एक जस्टिफिकेशन देखते हैं अपन, है ना। एक फ्री पार्टिकल के लिए जो 1 डायमेंशनल है और एक 3 डायमेंशनल है, ठीक ना। जस्टिफिकेशन इसको औचित्य बोलते हैं, हिंदी के अंदर औचित्य, है ना। जो 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे इसको कि ऐसा होता है क्या। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो तो है अपने पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना, और उसके लिए माना कि जो समीकरण 1 था, समीकरण 1 नहीं, समीकरण जो 4 है ना, 4 था ना, समीकरण 4 कौन सा समीकरण था? ये वाला, आई एक्सपेक्ट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू एक्सपेक्ट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। समीकरण 4 था, समीकरण 4 का स्वतंत्र कण के लिए, स्वतंत्र कण फ्री पार्टिकल के लिए हम कर रहे हैं, स्वतंत्र कण के लिए हेल्प देख लेना। ये इक्वेशन थी ना, है ना, आगे पीछे हो जाएगी फिर आप देखोगे कि ये। ओके, तो ये हम मान रहे हैं कि समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 का स्वतंत्र कण के लिए, स्वतंत्र कण के लिए मतलब E = p²/2m। ये यहाँ पे E कुल एनर्जी है, p² संवेग है इसका, और m इसका द्रव्यमान है। तो स्वतंत्र कण के लिए हल ये साइन xt प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल आइटा के x माइनस ओमेगा t है, ठीक है ना। एक फ्री पार्टिकल के लिए जो वेव इक्वेशन लिखते हैं हम इसी से लिखते हैं। ओके, तो ये है। तो देखो इसका अब जस्टिफिकेशन ऐसा कर रहे हैं हम कि अब हम पहले कुछ नहीं जानते, अब सिर्फ हम ये इतनी सी इक्वेशन जानते हैं। क्या जान रहे हैं? ये इक्वेशन जानते हैं कि ये इक्वेशन है और इसका हल ये है। ओके, तो ये इक्वेशन हमको दे क्या रही है, ठीक है ना, ये निकाल रहे हैं। तो इस समीकरण से डेल साई अपॉन डेल टी करोगे तो ये इसके भी बाय पद से लिख लो यहाँ पे, बाय पद से, ठीक है ना। आई एक्सपेक्ट डेल साई अपॉन डेल टी, तो साई की वैल्यू ये है, तो ये आइटा एक्सपेक्ट, ठीक है ना। इसका फिर से वो अवकलन करो, इसका टी के सापेक्ष, तो अवकलन करोगे तो ये जो साई आएगा कंप्लीट ऐसा कैसे आएगा, और साथ में ये और आ जाएगा, क्या आएगा, ये माइनस आइटा ओमेगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा टी का। ओके,
तो यहाँ से क्या मिलेगा, आइटा ये माइनस माइनस और आइटा 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 स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एच कट है और ये ओमेगा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ से। और इसके साथ ये साई भी तो है ना, साई, तो ये टोटल वैल्यू मिला के क्या हो गई, एच कट ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल की एनर्जी होती है, और ये साई। ओके, लिख सकते हैं ऐसा, बहुत अच्छा। अब देखो ये दाएं पक्ष से क्या है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू, ये साई का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, पुट करके दो बार इसको अवकलन करो, दो बार अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ऑलरेडी है, ठीक है, साथ में इसका दो बार अवकलन करोगे तो ये साई तो वापस ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है ना, और साथ में क्या लेके आएगा, इसका दो बार अवकलन करोगे तो ये आई के एक बार करोगे तो आई के बाहर आ जाएगा, दोबारा करोगे तो फिर आई के बाहर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आई आइटा स्क्वायर मतलब -1, ये -1, तो ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी पूरी तरफ, और ये एच कट स्क्वायर, ठीक है, और ये के स्क्वायर अपॉन ये 2m, ठीक है, साथ इसकी वैल्यू क्या होती है जानते हो, एच कट के सी स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर बोलते हैं, और ये अपॉन 2m, और ये साथ में साइन, तो इसको हम पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। तो देखो इसको इक्वेशन 6 इक्वेशन 7 बोल दो, तो देखो समीकरण 6 और 7 का मान इसमें इस समीकरण में लिखने पर, है ना, समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा, इस पूरी टर्म का मान क्या है, ये है, देखो इधर इस पूरी टर्म का मान क्या है, इस आई है इसका, ठीक है, इस आई, और इस पूरी टर्म का मान क्या है, ये रहा, इस पूरी टर्म का मान क्या है, ये है पी स्क्वायर अपॉन 2m साई, ठीक है, साई से साई कैंसिल करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कि इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। समझ में आया, क्या समझ में आया, कि ये तो है क्वांटम फिजिक्स की गति की समीकरण है, ठीक है ना, जिसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो अब इसको हमने यहाँ पुट किया, तो हमारे पास एक स्वतंत्र कण के लिए लिया था, स्वतंत्र कण के लिए क्या होता है, ई इक्वल टू पी स्क्वायर 2m, जिसको हम सोल्व करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि चिरसम्मत क्या है, जो कि चिरसम्मत भौतिकी के अनुरूप है ना, स्वतंत्र कण के लिए चिरसम्मत भौतिकी के अनुरूप है, ठीक है, या और कुछ लिख लो जो कि चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी में, या ये कर लो, चिरसम्मत भौतिकी में कण की कुल, ठीक है ना, स्वतंत्र कण की, ओके।
तो ये श्रोडिंगर समीकरण के लिए था सारा। इसको एक बार पुनः देखना, ये समझ में आ जाएगा। और चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।